हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो आज के हमारे टॉपिक में है 1/√7 एक अपरमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि इस अपरमेय कैसे प्रूव करते हैं। तो पिछली इस टॉपिक पर क्लास वीडियो बना चुके हैं हम, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि सिंपल एक अपरमेय संख्या ली थी हमने, वर्गमूल 3, इसे अपरमेय सिद्ध किया था। यानी कि ये 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हर बार बोर्ड में से पूछा जाता है और 4 नंबर में पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को आसान करने के लिए हम इन वीडियो को बना रहे हैं। तो देखो, पिछली वीडियो में वर्गमूल 3 को अपर में सिद्ध किया था हमने, और इस वीडियो में 1/√7 है। यानी कि हमने सिंपल वाला एक कर लिया। अब करेंगे हम डिवाइड वाला। डिवाइड में जब अपर में संख्या होती है तो उसे किस प्रकार से अपर में सिद्ध करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम गुणा में जो होती है अपर में संख्या। जैसे 2/√7 लिखा है तो ये गुणा में है, इसे किस प्रकार से अपर में सिद्ध किया जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे तो जोड़ में और माइनस में यानी घटाए में किस प्रकार से अपरमेय को अपर में सिद्ध किया जाता है। तो देखिए, तो सिंपल वाली होती है जो जैसे वर्गमूल 3 वाली, इससे पहली वीडियो मतलब इससे आगे जो वीडियो पिछली वीडियो में रही थी उसमें हमने ये प्रूव किया था। अब बात करेंगे 1/√7 यानी कि डिवाइड वाली। उसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लाई वाली। और एक बात का ध्यान रखेंगे, ये तीनों जो को अपर में सिद्ध किया जाता है वो तीनों का तरीका सेम है, तीनों का तरीका सेम है। तो आपको एक तरीका ध्यान रखना है, तीनों उसी से प्रूव हो जाएंगे। लेकिन हमें वीडियो बनानी है सबकी, इस वजह से सबकी वीडियो अलग अलग बना रहे हैं हम, ठीक है। तो बताऊंगा तो तीनों को एक ही तरीके से, ये ना समझे कि तीनों को तरीके अलग अलग होंगे। तो तीनों के तरीकों को ध्यान में रखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीका याद रखेंगे, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम अपरमेय को अपरमेय सिद्ध करने से पहले इसे परमेय मानते हैं, और जब परमेय सिद्ध नहीं कर पाते तो इसे अपरमेय प्रूव कर देते हैं कि अपरमेय संख्या है। क्योंकि अपरमेय सिद्ध करने के लिए सीधा सीधा तो कोई तरीका है नहीं है, इस वजह से पहले इसे परमेय मानेंगे। और परमेय प्रूव करते करते जब हम इसे परमेय प्रूव नहीं कर पाएंगे तो क्या कर देंगे कि ये एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरमेय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 1/√7 यानी कि वर्गमूल में 7 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। और परमेय संख्या होगी तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो p/q आई यानी p और q संख्याएं आई हैं, तो हम लिखेंगे जहां p, q सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे किन्हें कहते हैं। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है इनका HCF 1 होता है। तो p, q का मासा, HCF कहते हैं मासा को, मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि इनका मासा, अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो मासा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब इसे हमें क्या करना है, p और q को गुणनखंड निकालेंगे। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद ये देखते हैं कि कोई संख्या कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन है तो वो उसका HCF होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को आगे लेकर के चलेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो, सॉल्व कहां से करना शुरू करते हैं। 1/√7 बराबर p/q। 1/√7 के अंदर 7 बराबर p/q। अब देखो, दोनों पक्षों पर लिखा है अंश बटे हर और अंश बटे हर, तो कैंची का गुणा करते हैं। तो q बराबर में आएगा 7 p। तो यहाँ पर जैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है वर्गमूल के अंदर कितना है? 7। तो वर्गमूल में से 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम। क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जो काम करते हैं हम क्वेश्चंस में, वो उसे लिखना भी होता है और उसे
ऐसे लिखेंगे जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो क्यू का वर्ग होगा क्यू स्क्वायर आएगा, और वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और पी का वर्ग पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और वर्गमूल 7 पर वर्ग है यानी कि वर्गमूल वर्ग से हट जाता है तो 7 आएगा, और पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो 7 पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है उसे हम इससे डिवाइड में भेजेंगे क्यू स्क्वायर के, तो क्यू स्क्वायर बटे में 7 आएगा बराबर में पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है किसी कोई संख्या लिखी है ऊपर क्यू, उसका वर्ग 7, उसके वर्ग को 7 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड यानी भाग कर रहा है उसके वर्ग में। तो देखो अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके वर्ग को कोई संख्या डिवाइड कर रही है, जैसे 6 के वर्ग को अगर 2 डिवाइड करता है तो 6 को भी वर्ग वो संख्या डिवाइड करेगी। अगर वर्ग को कोई संख्या डिवाइड कर रही है तो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो 6 इसका स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 को देखो 2 डिवाइड कर रहा है तो इसके वर्गमूल कितना होगा 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी। तो देखो क्यू स्क्वायर को 7 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, वो चीज़ हमें यहाँ लिखनी भी पड़ेगी। तो क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। अब क्यू को विभाजित करेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, क्यू बटे में 7, और क्यू को विभाजित कर रहा है तो देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी स्क्वायर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा हमें पता नहीं है, इस वजह से सी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं सी, तो माना सी आएगा, क्या आएगा सी के बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो क्यू बराबर आएगा हमारा 7 गुणा में सी, 7 गुणा में सी। क्यू को हमें गुणनखंड मिल चुका है तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, तो देखिए क्यू का मान हमें मिल चुका है, क्यू के फैक्टर मिल चुके हैं, गुणनखंड मिल चुके हैं। जो क्यू के गुणनखंड हमें मिले उसमें से क्यू का मान उठा करके हमें समीकरण 1 में रखना है। किसमें रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखो कि समीकरण 1 ये है, तो यहाँ पर क्यू की जगह रखना है हमें क्यू का वैल्यू। तो 7 गुणा में सी क्यू की वैल्यू है, बराबर में है हमारा वर्गमूल में 7 और गुणा में पी, ये है वैल्यू हमने क्यू की रख दी है। अब यहाँ पर केवल पी बचा है। अब क्योंकि पी इस वजह से बचा है क्योंकि हमें पी के गुणनखंड निकालने, क्यू के निकाल चुके हैं हम, तो क्यू की जरूरत नहीं है, इस वजह से क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करी। अब हम पी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्गमूल दिखाई दे रहा है, फिर दोबारा से वही काम करना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, गुणा सी बराबर में इसका वर्ग करेंगे। देखो यहाँ पे वर्ग किया था तो मैंने रूट हटा करके आपको दिखाया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 7 लिख सकते हैं, गुणा में पी आएगा, पी यानी पी स्क्वायर। हो गया दोनों पक्षों का वर्ग। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बटे में ले गए थे जो भी वैल्यू थी हमारे पास। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 49 उसे हम इधर के बटे में ले जाएंगे, तो सी बराबर निकालेंगे 7 गुणा में पी स्क्वायर, बटे में आएगा 49। अब 7 से जब 49 को काटेंगे तो 7 बार कटेगा, तो ये आएगा हमारा सी बराबर पी स्क्वायर बटे में 7। अब यहाँ पर वही चीज़ फिर दोबारा से आई है हमारी कि क्यू स्क्वायर को यहाँ पर 7 डिवाइड कर रहा था तो क्यू को भी किया था, ऐसे ही पी स्क्वायर को 7 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा। देखिए पी स्क्वायर को 7 डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा। पी स्क्वायर को 7 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देखिए 7 का वर्ग किया था, सी का वर्ग करना भूल गए हम, ठीक है, सी पे भी वर्ग लगाना पड़ेगा। पी स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है
तो P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? P को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो P बटे में 7। अब बराबर में कुछ तो आएगा, वहां पे हमने C माना तो यहाँ पे D मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? D मान लेते हैं, मान लिया है हमने। बटे में 1 मानेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो P बराबर आएगा 7 गुणा में D। तो ये हमें P के गुणनखंड मिले। किसके गुणनखंड मिले? P के गुणनखंड मिले ये हमें। ठीक है, P के गुणनखंड मिल गए, Q के गुणनखंड मिल गए। हमें क्या चेक करेंगे? HCF इसका। क्या चेक करेंगे? HCF। तो देखते हैं इसका HCF क्या आता है। तो P के फैक्टर मिले हमें 7 गुणा D, Q के गुणनखंड मिले थे 7 गुणा में C। तो यहाँ पे देखो कॉमन हमें 7 मिला है। D और C तो अलग संख्या होंगी, हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो HCF कितना मिला? HCF मिला 7। इसलिए अब HCF 7 मिला है तो P और Q सहभाज्य संख्या तो होंगी नहीं, तो कैसी संख्या होंगी? सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो P, Q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए अब देखो P और Q कब आई थी? जब हमने 1/√7 को परमेय संख्या माना था, तब P और Q आई थी। यानी कि जब ये सहअभाज्य नहीं है तो 1/√7 जो संख्या है वो परमेय भी नहीं होगी, क्योंकि हमने परमेय मानी थी ये। तो 1/√7 एक परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। और संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, परमेय और अपरमेय। अगर परमेय नहीं है तो कैसी होगी? अपरमेय होगी। एक परमेय संख्या नहीं है, अतः 1/7 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या होगी, ये अपरमेय संख्या है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि 1/7 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय। इसी प्रकार से हर एक अपरमेय संख्या को अपरमेय प्रूफ किया जाता है, क्योंकि पहले हम उसे परमेय मानते हैं। परमेय जब प्रूफ नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो संख्या कैसी है? अपरमेय संख्या है। तो आपको ये तरीका मेरा जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, थैंक यू।